पिछली क्लास में बच्चों कंप्लीट किया था। 6.2 एक्सरसाइज आप लोगों को मैंने होमवर्क के लिए दिया था, कर लिया सारा? इजी है वैसे तो एक्सरसाइज। कोई डाउट है तो बताओ। संडे को 12 से 1 क्लास है बेटा, ठीक है? हाँ जी, 16.2। स्नेहा, आपका मेल मुझे मिला नहीं बेटा। क्या सर? आपने मेल भेजा था ना? हाँ सर, मिल गया। मेल आया नहीं मुझे। सर मैंने तो सेंड करा था, दोबारा कर दूंगी। चलो देख लेना, ठीक है? हाँ। इंजीनियर्स इन्फिनिटी वाले पे भेजा था ना? हाँ सर। ये आई ओ यू एस तो नहीं लिख दिया मेल में? ओ नहीं? ओ नहीं डाला था। तब ठीक है। हाँ, सेम पूरा किया था ना, तब ठीक है। देखते हैं, अभी चेक करता हूँ क्या बता गया। तो इसका मतलब इस एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं, आगे चलें। 16.2 खत्म। संडे 1 से 2, 1 से 2। चलो ठीक है, चलो संडे 1 से 2 कर लो इस संडे, ठीक है? 1 to 2 कर लो, ओके? 16.2 में बताओ, कोई डाउट नहीं? आगे पढ़ाना शुरू करूं फिर? चलो अब आ जाओ, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पर काम करते हैं। लास्ट टॉपिक है अब इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट निकालना सभी सीख गए हो? सबसे पहला हमने पढ़ा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या था? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। फिर हमने पढ़ा इवेंट्स, वो क्या था? सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स। और अब हम उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पढ़ने चल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है? जैसे मान लो कहा जाए, बाय थ्रोइंग अ डाई, by throwing a die, find probability of getting even number, ठीक है? find the probability of getting even number by throwing a die, find the probability of getting even number, ठीक है? तो हमें ये पता है कि जब एक डाई को थ्रो करोगे, सबसे पहले तो देखो सैंपल स्पेस कहां है, बाय थ्रोइंग अ डाई। यहां तक तो वही है कि जब आपने एक डाई को थ्रो किया तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी? कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, यही 6 केस हो सकते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये है आपका सैंपल स्पेस, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है? फिर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। जो ये गेटिंग इवन नंबर है, भाई आपने डाई को थ्रो किया, उसमें से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट्स क्या होते हैं बेटे? इवेंट्स आर द सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो गेटिंग इवन नंबर इज एन इवेंट, और इसी की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले देखो इवन नंबर कौन से होंगे। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर। एग्जाम में ये सब लिखना पड़ेगा, ए बी द इवेंट, एक्स बी द इवेंट, बी बी द इवेंट। तो लेट ए बी द इवेंट गेटिंग इवन नंबर। तो कौन से नंबर हो सकते हैं? 2, 4 और 6 हो सकते हैं। What is probability of an event? It is denoted by PA। क्या बनाइए? probability of A यानी probability of an event, it is equal to number of favorable outcomes यानी total number of element in set A upon
टोटल आउटकम्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये अपने पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। ठीक है, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी अब निकालनी हो तो मतलब 10th की तरह नहीं लिखना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते हैं, बट फिलहाल अब आप सेट्स की लैंग्वेज में लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ठीक है, तो टोटल हो गए यहाँ पर 3 और सैंपल स्पेस में 6, आंसर इज 1/2। ये अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फाइंड आउट हो गया। इस तरीके से हम कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? अब सैंपल स्पेस से इवेंट फाइंड आउट करना आ गया। अब सैंपल स्पेस थोड़े डिफिकल्ट होंगे, 10 से अलग होंगे, इवेंट भी अलग अलग होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपने बस फॉर्मूला तो यही डालना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है उसकी सिचुएशन है, अगर इवेंट ए एक इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। यानी यहां पर ए एक इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या बताए थे? बाय थ्रोइंग अ डाई गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, नॉट पॉसिबल। गेटिंग अ नंबर लेस देन 1, नॉट पॉसिबल। ठीक है, गेटिंग नेगेटिव इंटीजर, नॉट पॉसिबल। ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। ठीक है, सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 1 आ जाए तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। किसकी प्रोबेबिलिटी है ये? श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। तो इस केस में ए एक श्योर इवेंट है। कैसे? बाय थ्रोइंग अ डाई गेटिंग अ नंबर लेस देन इक्वल टू 6, यानी जो आपका ये इवेंट है वो सैंपल स्पेस ही है, तो 6/6 आंसर इज 1। ठीक है, सन इज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये भी श्योर इवेंट है, तो आंसर कितना हो गया? 1। ठीक है, थर्ड बेटे, और बाकी सभी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती हैं, यानी या तो इम्पॉसिबल इवेंट होंगी, नहीं तो 0 से लार्जर हो सकती है, बट वो मैक्सिमम 1 जा सकती है, या 1 से छोटी होगी। इम्पॉसिबल 0, श्योर 1, और बाकी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो ग्रेटर देन 0 होती हैं बट लेस देन 1 होती हैं। तो एक इवेंट की रेंज क्या होती है? उसके प्रोबेबिलिटी की 0 से 1 के बीच में उसकी रेंज होती है। ठीक है, क्लियर? फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। ठीक है, दैट इज, इसको कैसे प्रेजेंट करते हो आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट भी ए नॉट प्रेजेंट करता है। तो ये कैसे निकलता है? इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए, तो इट इज व्हाट? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए। ठीक है, ये सब 10th में किया हुआ है। और रिलेशन बन सकता है पी ए नॉट प्लस पी ए, इसको हम यहां ले आए, इज इक्वल टू 1। ये रिलेशनशिप है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस का। ठीक है ना, समझ गए? तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब कुछ रूल्स। फिफ्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और इवेंट बी, याद है? ए यूनियन बी हमने किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सब सेट्स में फॉर्मूले हैं। ठीक है, उसी को अब आप प्रोबेबिलिटी के थ्रू पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। इंटरसेक्शन कॉमन होता है, और का मतलब है ज्वाइन करना। ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एट लीस्ट सेट ऑफ वन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट ऑफ वन सेट, सॉरी, इधर ए और बी। सिक्स्थ,
probability of A but not B, probability of A but not B, तो it is equal to PA minus P A intersection B. 7th बच्चों, probability of A or B or C, it is equal to PA plus PB plus PC minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C और माइनस इसी के आगे आया हो गया माइनस probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C. क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ आप लोग एग्जाम्पल नंबर 9 पर पहले आओ. ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. लेट अ सैंपल स्पेस S विद एलिमेंट ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है, वैसे तो ओमेगा सिंबल है ये, बट W भी पढ़ सकते हैं कॉमर्स वाले अगर चाहें तो. ठीक है, बाकी ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 अप टू सो ऑन ओमेगा 6, आपको 6 एलिमेंट दे रखे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट्स ऑफ द प्रोबेबिलिटीज टू ईच आउटकम्स आर वैलिड. कह रहा हर एक जो आउटकम्स हैं इसमें से कौन से वैलिड आउटकम्स हैं प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आप बताइए. ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि जब प्रोबेबिलिटी के वैलिड आउटकम्स आपको देखने होते हैं किसी भी सेट्स में, जैसे यहाँ पे 6 हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि हर एक की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 होनी चाहिए. और अगर इन सभी प्रोबेबिलिटीज को आप प्लस करें तो आंसर 1 आना चाहिए. देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 की अकेले प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2/6 नहीं होगा, एलिमेंट 1 है, 1/6, 3 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 की 1/6 और 6 की 1/6. अब इन सबको आप प्लस करो तो सबका एलसीएम कितना हो गया 6, आंसर आ गया 6/6 कैंसिल आउट होकर के 1. तो क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है क्या हर एक की प्रोबेबिलिटी मोर देन 0 लेस देन 1 है. अगर ऐसा नहीं है, किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी ये बात सेटिस्फाई नहीं करती, तो दिस इज नॉट द वैलिड प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट. ठीक है, जब ये चेक हो जाए तो दूसरा चेक करना है कि क्या इनका सम 1 हो रहा है, कहीं मोर देन 1 तो नहीं हो रहा, तब भी गलत होगा, लेस देन 1 हो रहा है तब भी गलत होगा, एग्जैक्टली 1 होना चाहिए. अगर है तो ये दो बातें जो सेटिस्फाई कर देगा वो वैलिड असाइनमेंट होगा प्रोबेबिलिटी का. ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ. ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6. यस, पहली बात तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 ही हो, कोई प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 1/2 1/2 ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, बट यहाँ 6 एलिमेंट है तो इसलिए 6 हो रहा है. ठीक है, तो क्या ये एक वैलिड असाइनमेंट है? यस, इट इज अ वैलिड असाइनमेंट. ठीक है, अच्छा एक चीज जो मैंने बताई है, सॉरी बच्चों, वो मैंने थोड़ा गलत बता दिया है. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी, मोर देन 0 लेस देन 1 के साथ 0 और 1 भी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं. ठीक है, 0 और 1 भी हो सकती हैं, सॉरी. ठीक है, करेक्ट. तो ये तो 1/6 1/6 1/6 1/6 ये मोर देन 0 है बट लेस देन 1 है. ठीक है, सेटिस्फाई हो रहे हैं सारे, बट क्या इनका सम 1 है? तो सबको प्लस किया तो आंसर कितना आया बच्चे, 6/6 आया. देयरफॉर दिस इज द वैलिड प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट. दूसरा देखो, ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी 1, बाकी सब की प्रोबेबिलिटी 0 0 0 0 आ रही है. ठीक है, तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज तो पॉसिबल हैं, लेकिन क्या इन सब का सम 1 हो रहा है? तो प्लस करो, 1 + 0 + 0 + 0 अप टू सो ऑन 0 1 आ जाएगा. तो देयरफॉर इट इज आल्सो अ वैलिड प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट. इसी तरह से सी पार्ट पे आइए. 1/8 ठीक है, 2/3 ये भी ठीक है, 1/3 भी मोर देन 0 लेस देन 1 है, अगला भी 1/3. लेकिन नेक्स्ट क्या है, -1/4. तो बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 5 इज नेगेटिव, देयरफॉर दिस इज नॉट द वैलिड प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट. इसी तरीके से डी पे आइए. 1/12 ठीक है, 1/12 1/6 सारा गया, बट फाइनली 3/2 है, यानी सॉल्व करो
तो ये आ रहा है 1.5 मोर देन 1 आ रही है प्रोबेबिलिटी, बिकॉज 3/2 probability of omega 6 is greater than 1, therefore this is not the valid assignment. ठीक है, या valid assignment of probability. अब आइए नेक्स्ट पर, e पर आओ 0.1, 0 से ग्रेटर, 1 से स्मॉलर, 0.2, 0.3, सारे ये बात सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन अगर इन सबको आप प्लस करो तो यहीं से पता चल रहा है 0.5 और 0.6 आ रहा है 1.1। ठीक है, because the sum of all probabilities is greater than 1, therefore this is not the valid assignment of probabilities. क्लियर हुआ? आंसर चेक कर लेते हैं। पहला वैलिड असाइनमेंट है, दूसरा भी वैलिड असाइनमेंट है, तीसरा नॉट वैलिड और चौथा नॉट वैलिड। क्लियर हो गया वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी यहां तक जो कुछ समझाया, अगर उसमें कोई डाउट है तो बताइए और इसका स्क्रीनशॉट लो। पूछो बच्चों अगर कोई दिक्कत है तो। संडे 1 to 2 है तुम लोगों की क्लास, ठीक है? क्लियर, कोई डाउट नहीं? इरेज करूं? स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 10। प्लेइंग कार्ड सबको आते हैं? जिसको नहीं आते हैंड रेज करो। ताश के पत्ते 10th में तो ऐसे पढ़ लिया होगा, आते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 10 पे आ जाते हैं, अगर प्लेइंग कार्ड सबको आते हैं तो। एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है, और बेसिक सारे हो गए बेटा इस एग्जाम्पल से पहले। कह रहा वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स if each outcomes is equally likely. If each outcomes is equally likely, calculate the probability that the card will be. Equally likely का मतलब है कि जो आप कार्ड निकाल रहे हैं, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ, तो जितने भी ये क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है डायमंड निकला है, नॉट एन एस कार्ड, तो हर एक कार्ड निकलने का जो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है वो एक जैसा है, तो इक्वली लाइकली वर्ड यूज किया गया। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, यानी 52 पत्तों में से जो भी कार्ड निकलेगा, हर कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी। जैसे आपने एक कार्ड निकाला 1/52, कोई और कार्ड निकाला होगा 1/52, तो 1/52 सबकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऐसे इवेंट क्या कहलाते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स। अ बैग कंटेन सॉरी मैं 10th कर रहा था। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. If each outcome is equally likely, calculate the probability that the card will be a diamond card. The card will be a diamond card. ठीक है, तो पहले तो हम सैंपल स्पेस ले लेते हैं। तो इसमें आप सैंपल स्पेस के एलिमेंट नहीं लिख सकते, तो आपको टोटल एलिमेंट लिखने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 52, क्योंकि हर कार्ड को लिखोगे तब जाकर के 52 बनेंगे। कि भाई सारा लिखो, किंग क्वीन जैक ये सब अलग अलग लिखते जाओ, हार्ट स्पेड क्लब, तब 52 ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 52 आपने लिख दिया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी अ डायमंड कार्ड। अभी ये 10th जैसा ही क्वेश्चन है,
कि आपने एक कार्ड निकाला है, तो 11th की प्रोबेबिलिटी में इस क्वेश्चन को लेकर के अभी कुछ आपको डिफरेंस नहीं लगेगा। ठीक है, फिलहाल हम करते हैं इसको सॉल्व कैसे करोगे। लेट ए बी द इवेंट, एग्जाम में जैसे लिखना है उस पर मैं काम कर रहा हूं। पहला पार्ट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a diamond card. So what is probability of A? Number of element in A upon number of element in S. तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने होंगे? डायमंड के कार्ड कितने होते हैं? 13। तो अपने पास ये 13 कार्ड आ गए, यानी 13 में से कोई एक कार्ड निकला होगा। तो फेवर में आ गए अपने 13 और टोटल आ गए 52 और 13 फोर द 52, 1/52 आंसर, सॉरी 1/4। सेकंड पार्ट कहता है बेटे नॉट एन एस कार्ड, नॉट एन एस कार्ड। तो नॉट एन एस कार्ड में आप ले सकते, इवेंट भी ले सकते हैं और एस कार्ड निकाल करके भी नॉट एन एस निकाल सकते हैं, बट मैं इसमें ऐसे करूंगा, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट अ एस कार्ड, एक भी इक्का ना निकले। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हो गए? कितने एस कार्ड होते हैं? टोटल 4। नॉट एस कार्ड का मतलब 52 में से 4 हटा दो, 52 में से अगर 4 हट गए तो कितने बचे? 48। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो गया बेटे? 48। और हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 48 अपॉन 52। तो 4 12 और 13 4 52, आंसर इज 12/13। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के देखिए, कह रहा अ ब्लैक कार्ड, ठीक है, लेट सी बी द इवेंट गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज 26। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 26/52, दैट इज 1/2। नॉट अ डायमंड कार्ड, यहां से निकाल सकते हैं, अगर आपका डायमंड कार्ड है पीए, तो नॉट अ डायमंड कार्ड क्या हो गया? पीए नॉट। अब थर्ड पार्ट आप खुद कर लेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे फोर्थ की। कह रहा नॉट अ डायमंड कार्ड, तो ए बी द इवेंट गेटिंग अ डायमंड कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट नॉट गेटिंग अ डायमंड कार्ड। तो ये एक चीज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो पी ए नॉट कितना हो गया? 1 माइनस पी ए। 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए? 1/4। सॉल्व किया, आंसर 3/4। अच्छा, डायरेक्ट निकालना चाहो तब भी निकाल सकते हो। 13 कार्ड डायमंड के होते हैं, तो नॉट अ डायमंड के कितने कार्ड हो गए? 52 में से 13 हटा दो, 39 कार्ड हो गए। तो 39/52, 39/52 13 से कट करो, 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52। वैसे भी आप निकाल सकते हो, बट क्योंकि अभी आपने रूल पढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग देखो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं नॉट अ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड की आप पहले प्रोबेबिलिटी निकाल चुके होंगे थर्ड पार्ट में, क्या आई है? 1/2। तो नॉट अ ब्लैक कार्ड यानी सी नॉट 1 माइनस 1/2, आंसर इज 1/2। और डायरेक्ट निकालना चाहो नॉट अ ब्लैक कार्ड, तो इसका मतलब ऑल रेड कार्ड। रेड कार्ड भी कितने होते हैं? 26। 26/52, आंसर इज 1/2। ठीक है, तो एग्जाम्पल 10 बिल्कुल 10th जैसा ही था, 10th क्लास जैसा वो हो गया। ठीक है, अब आओ एग्जाम्पल नंबर 11 पर। A bag contains 9 discs, of which 4 are red, 3 are blue, and 2 are yellow. The discs are similar in shape and size. A disc is drawn at a random from the bag. Calculate the probability that it will be. कर लोगे, ये भी 10th जैसा क्वेश्चन है। A disc is drawn, ठीक है।
ठीक है दीपांशु, संडे को जो अपनी 1 to 2 क्लास होगी उसके बाद मैं तुम्हें 30 मिनट्स में पढ़ा दूंगा सारा का सारा। मुझे पहले सारा नोट्स भेजो, कैसे क्या क्या दे रखा है उसमें तुम्हारी बुक में, ठीक है? तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको करा देंगे। ओके, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, हो जाएगा सर। ठीक, अगला नेक्स्ट आता है अपने पास। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, जहां से प्रॉपर स्टार्ट होता है 11th क्लास का कंसेप्ट। समझो अब इस क्वेश्चन को। 12th एग्जाम्पल कह रहे हैं, two students Anil and Ashima appear in the examination. Two students Anil and Ashima appear in the examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05 and Ashima will qualify the examination 0.10. ठीक है? The probability that both will qualify the examination is 0.02. Both will qualify the examination 0.02. Find the probability that. सबसे पहले तो इन रिजल्ट्स को कैसे लिखते हैं इस पे ध्यान दो। अनिल और आशिमा, लेट E1 be the event Anil qualify the examination, ठीक है? E2 be the event Ashima qualify the examination. ये ज्यादा ठीक रहता है, E1 और E2 इवेंट। अगर एक ही क्वेश्चन में इवेंट हमें ज्यादा लेने हैं, E1 और E2। अनिल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, E2 बी द इवेंट, आशिमा क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ठीक है ना? अब बात ये हो रही है बेटा कि अब इस डेटा को लिखोगे कैसे। आपको सीधे इवेंट के नंबर नहीं दिए गए, सीधे प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1। E1 को हमने माना है कि अनिल ने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, तो वो अपने पास है 0.05 अनिल के पास करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, वो है 0.10, ठीक है? आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन 0.10। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई, दोनों क्वालिफाई करें, तो देखो यहां सिंबल क्या यूज करोगे, E1 इंटरसेक्शन E2 इज 0.0, ठीक है? अगर ये कह दे एट लीस्ट वन ऑफ देम क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, एट लीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करे, तो बनेगा E1 यूनियन E2। फिर से इस बात को बोल रहा हूं, बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, तो इंटरसेक्शन, ठीक है? एट लीस्ट वन विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, एक कम से कम करे, तो E1 यूनियन E2 लगेगा। एग्जैक्टली वन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, एग्जैक्टली वन, तो एग्जैक्टली वन में क्या हो सकता है, या तो अनिल करेगा आशिमा नहीं करेगी, तो लिखना है E1 इंटरसेक्शन E2 नॉट, E1 बट नॉट E2, प्लस E2 बट नॉट E1। कोई एक ही एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करे। अभी समझाता हूं। अब देखो पार्ट ए क्या कह रहा है, बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ना तो अनिल क्वालिफाई करे एंड ना ही आशिमा क्वालिफाई करे, ठीक है? अब जिसने सेट्स पढ़ा है उसको तो जल्दी समझ में आ जाएगा, और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा थोड़ा उसे दिक्कत होगी, बट थोड़ा दिमाग लगाओ। कह रहा है ना तो अनिल क्वालिफाई करे, ठीक है, यानी E1 नॉट, एंड ना ही आशिमा क्वालिफाई करे E2 नॉट। ए कॉम्प्लीमेंट
ऑफलाइन कैसे होगी भाई? साहिल कुछ पता नहीं है अभी, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही है, क्या करेंगे ऑफलाइन, कैसे करेंगे, बड़ी समस्या है अभी। ठीक है, ऑनलाइन ही चलना पड़ेगा इस साल, अब अगले साल ही होगा अप्रैल में जब खुलेगा बैच। ठीक है, E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, तो E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट बन गया E1 यूनियन E2 होल कॉम्प्लीमेंट। E1 यूनियन E2 होल कॉम्प्लीमेंट ये होता है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। और E1 E2 होल कॉम्प्लीमेंट को कैसे करोगे आप? E1 E2 होल कॉम्प्लीमेंट अब आपको यहां से फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। ए नॉट आपको निकालना है, ए नॉट तो क्या होता है 1 माइनस PA, सही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 किसके बराबर होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, बाकी की वर्किंग यहां चल रही है, ध्यान देना भी। ठीक है, तो अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.10 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 0.02। यहां लेस किया तो अपने पास आ गया 0.03 और इसमें ऐड किया तो 1 माइनस 0.13, सॉल्व किया तो 0.87 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बताओ पहला पार्ट किसको किसको नहीं समझ में आया, हैंड रेस करो। सभी को क्लियर? ओके। सेकंड पार्ट कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, कम से कम कोई एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई ना करे, इसको कैसे करोगे? सेकंड पार्ट, कम से कम कोई एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई ना करे, तो E1 नॉट भाई अनिल क्वालिफाई ना करे, यूनियन E2 नॉट आशिमा क्वालिफाई ना करे, दोनों का यूनियन निकालोगे, इसी का मतलब है कि कम से कम एक क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 होल नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 होल नॉट। अब E1 इंटरसेक्शन E2 को क्या लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्योंकि नॉट है 1 माइनस, अब देखो E1 इंटरसेक्शन E2 की क्या वैल्यू है 0.02, माइनस किया तो कितना आ गया 0.98, 0.98 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, अब ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, केवल कोई एक ही एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करे। चलो पहले यहां तक देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ, फिर थर्ड पार्ट में करता हूं, ध्यान से पढ़ो, 12 सेकंड है इसके लिए तुम लोगों के पास। जहां दिक्कत आए पूछो। पूछो बच्चों, सब समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड इरेज कर रहा हूं अभी, ठीक है। अब कह रहा है कम से कम एग्जैक्टली एक क्वालिफाई करे, पार्ट सी, मैंने थर्ड लिख दिया, ठीक है। एक क्वालिफाई करने का मतलब है कि अनिल बट नॉट आशिमा, ठीक है, अनिल करे और आशिमा ना करे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अनिल एग्जामिनेशन क्वालिफाई ना कर पाए और आशिमा कर दे, ये भी वही केस है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अब इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, हर एक सिचुएशन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बीच में क्या लगाओगे, प्लस, ठीक है। नाउ दिस कंडीशन इज इक्वल टू, अब यहां फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन इजी कर सकते हैं, और वैल्यू चाहो तो वैल्यू भी डाल सकते हो, बट मैं थोड़ा इसे इजी करूंगा। जैसे इसको अगर मैं देखूं एक साथ कंबाइन कर दूं, तो इस फॉर्मूले को और चेंज कर सकता हूं, इसे लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यहां मैंने निकाला था, कितना था वो, 0.13, तो 0.13 यहां मैं रख दे रहा हूं, माइनस, और चाहो तो वैल्यू सारी रख दो, कोई बात नहीं, और माइनस इंटरसेक्शन है अपने पास 0.02, जब सब्ट्रैक्ट किया बेटा 0.11 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जांपल नंबर 12। अब आओ एग्जांपल नंबर 13 पर, एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 कह रहा है a committee of 2 person is selected from 2 men and 2 women। अब देखो एक पर्सन नहीं सिलेक्ट हुआ, कमिटी ऑफ 2 person is selected, अब दो को सिलेक्ट करना है। a committee of 2 person is selected from 2 men and 2 women, what is the probability that the committee will have no man, 1 man and 2 men। जहां पर मोर देन वन सिलेक्शन आ जाए, कि जैसे 2 balls are drawn at a random, 5 balls are drawn at a random, 3 cards are drawn at a random, और 10th में हमेशा जब भी देखोगे तो 1 कार्ड, 1 बॉल, 1 पर्सन, ठीक है, वहां हमेशा 1 की बात होगी, तो इसलिए आप वो डायरेक्ट लिख देते थे प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब जब मोर देन 1 होगा तो हमेशा आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है। वैसे तो कॉम्बिनेशन आपको 1 में भी यूज करना चाहिए, अगर आप 11th 12th में हैं, तो बता रहा हूं कैसे आप यूज करेंगे 1 वाला भी। सबसे पहले कह रहे हैं नंबर ऑफ मेन कितने हैं, 2, और वुमेन भी कितनी है, 2, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 4। अगर आप कोई भी 2 आदमी चूज करते हो तो आपके पास टोटल चॉइसेस कितनी है, 4, तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, टोटल आउटकम्स, ठीक है। समझ गए क्या हो गया, ये टोटल आउटकम्स हो गया। अब कंडीशंस देखिए क्या कहता है। पहली कंडीशन ये कहता है कि जो आपने 2 लोग सिलेक्ट किए उसमें से एक भी मैन नहीं होना चाहिए। अब ये सिचुएशन कैसे शो करेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग 2 persons विद नो मैन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखो, अब आप देखो मैन कितने हैं, 2, लेकिन मैन तो एक भी आना नहीं चाहिए, तो ऐसे लिखते हैं टोटल मैन है 2 और हाउ मैनी सिलेक्टेड एट अ टाइम, 0। आपने एक को भी सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन अब आपको कमेटी में 2 लोग चाहिए, तो यानी दोनों वुमेन है। अब टोटल वुमेन कितनी है,
2 और कितना आपने एक बार में सिलेक्ट किया 2, तो 2 में से 2 चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स। अपॉन टोटल आउटकम्स में कितने हैं 4, और आपको कितने आपने सिलेक्ट किए 4 में से 2। जब भी मोर देन 1 जाएगा तो हमेशा कॉम्बिनेशन लगेगा। अब 1 में भी कॉम्बिनेशन लगता है, जैसे 1 पर्सन इज सिलेक्टेड, वैसे तो डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। क्यों 4 लिख देते हैं? क्योंकि 4C1 आंसर आपका 4 होगा अगर इस फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो। 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, इसलिए 10th में वही चीज आप डायरेक्ट लिखते हैं। जबकि इसे ऐसे लिखना चाहिए 4C1, 4 में से 1 को सिलेक्ट किया, 4 में से 2 को सिलेक्ट किया, 4 में से 4 को सिलेक्ट किया। ठीक है ना, तो मेन काम ये होता है। तो अब 2C0 जब कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है? ये 1। सबको आता है ना सॉल्व करना। 2C2 1 होता है ये, और 4C2 ये बन गया 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल। सॉल्व किया तो 4 3 2, 2 से 2 कट गया, 2 टू द 4, आंसर इज 1/6। कितना आंसर आया प्रोबेबिलिटी का? 1/6 आंसर आया। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ रहा है? अब इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर बताओ मुझे। अब कोई डाउट है तो समझाइए, पूछो। क्लियर सबको? स्क्रीनशॉट लो फिर मैं इरेज करूं। सर फेवरेबल एक बार फिर से करा दो। अच्छा फेवरेबल वाला कैसे निकाला आपने? ठीक है, एक मिनट। सबको क्लियर आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखो इसने क्या बोला कि हमें 2 लोगों की सिलेक्शन चाहिए, ओके, और उसमें एक भी मैन नहीं होना चाहिए। तो ये आप ये चाहो तो 2C0 नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि कोई सिलेक्शन नहीं हो रही यहाँ से। बट मैंने शो किया आपको कि भाई सबसे पहले आपने ये देखा कि हमारे पास अवेलेबल टोटल पर्सन कितने 4, तो ये तो बताइए कि टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे। 4 में से हम किसी 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 4C2 हो गया। ऊपर आइए बेटा, कह रहा है कि मैन की सिलेक्शन में देखा जाए कि भाई 2 मैन अवेलेबल हैं लेकिन हमें एक भी मैन नहीं चाहिए, तो मैन की सिलेक्शन कितनी होगी? 0। फ्रॉम 2 हाउ मेनी सिलेक्टेड एट अ टाइम? 0। लेकिन अभी तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या लगता रहता? मल्टीप्लाई लगता रहता तब तक। तो फिर क्या लगा? इनटू। अब वुमेन की सिलेक्शन में देखो, आपको 2% टोटल चाहिए, मैन एक भी सिलेक्ट किए नहीं आपने, तो इसका मतलब जितनी वुमेन अवेलेबल है उसमें से 2 चाहिए, तो 2 ही थी तो 2C2 हो गया। उसके बाद इन्हें सॉल्व कर लिया, आंसर। क्लियर सिद्धांत? सर परम्यूटेशन क्यों नहीं लगा? सर परम्यूटेशन भी तो लग सकता था। परम्यूटेशन बेटा लगता है अरेंजमेंट में, और कॉम्बिनेशन लगता है सिलेक्शन में। सिलेक्ट कर रहे हैं आप किसी को। सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन में क्या, परम्यूटेशन में क्या फर्क बताया था कि आप किसी इनपुट में से आप आउटपुट अगर लेते हैं तो वो कॉम्बिनेशन है, कि भाई 4 पत्तों में से 2 पत्ते निकाल लिए, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। जब आप कहेंगे कि ये अल्फाबेट्स अरेंज किए, 5 अल्फाबेट है, इनको अरेंज करके कितने वर्ड्स बन रहे, तो देखो 5 में से आप कुछ बाहर नहीं ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो? 5 के 5 वहीं यूज कर रहे हो, तो वो क्या है? वो है परमुटेशन। तो जब कुछ पर्सन सिलेक्ट करेंगे, कोई कार्ड निकालेंगे, बॉल निकालेंगे, तो वो सब क्या है? कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना, समझ गए? यस सर। क्लियर? तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, फिर हम करेंगे इसका पार्ट नंबर बी और सी दोनों। अभी ये हटा रहा हूं राइट साइड बस। नेक्स्ट आते हैं हम, कह रहा है नो मैन, और बी पार्ट में कह रहा है 1 मैन। लेट बी बी द इवेंट
of selecting 2 person with 1 man, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 2 लोगों को आपको सिलेक्ट करना है जिसमें से एक मैन होना चाहिए, एक मैन है तो एक वुमेन होगी, फिर एक ही मैन होना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसका मतलब मैन में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 2C1। अब कितने की सिलेक्शन बच गई, एक की सिलेक्शन बची है और उसको हमें कहां से सिलेक्ट करना है, वुमेन में से, तो फिर कितना हो गया, अगेन 2C। टोटल कितने हैं, 4 में से 2 सिलेक्ट करने। ये वाली सिलेक्शन देखो समझ में आ गई। आपने मैन से 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं जिसमें से एक मैन होना चाहिए, तो 2C1। अब पर्सन कितने रह गए, एक ही पर्सन सिलेक्शन के लिए रह गया और उसे हमें मैन के ग्रुप में से अब नहीं सिलेक्ट करना क्योंकि आपको एग्जैक्टली 1 मैन ही रखना है, तो अब उसे किस ग्रुप में से सिलेक्ट करना होगा, वुमेन में से, तो 2C1। तो 2C1 जब सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। 4C2 को सॉल्व करने पर 6 आता है, 2 3 6, आंसर इज 2/3। ठीक है। अब आइए आप इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या कहता है, कह रहा है 2 मैन, बस 2 मैन होने चाहिए, तो जो आप पर्सन सिलेक्ट कर रहे हैं वो 2 है और वो दोनों ही मैन होने चाहिए, तो वुमेन में से कुछ सिलेक्शन नहीं होगी, तो 2C2 अपॉन 4C2, चाहो तो इंटू 2C0 लिख सकते हो कि वुमेन में से 0 सिलेक्शन, और नहीं तो कोई बात नहीं इसमें, ठीक है। तो 2C2 1 और इसका आंसर 6, आंसर इज 1/6। क्लियर, समझ गए सभी। अब आ रहा हूं बच्चों, ये आपका 16.3 आपको होमवर्क कंप्लीट करना है और अभी आप मुझे एक क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट निकालो जरा इसका आंसर। इसमें कुछ पूछना है तो मुझे बताओ। फिर संडे हम करेंगे मिसलेनियस। स्टार्ट कर दिया सबने? वही काम इसका भी करना पड़ता है, कॉपी करके एमएस ऑफिस खोल के पेस्ट कर दो। आगे बच्चों आंसर 20 का किसका किसका आंसर निकल गया, 20 का हैंड रेज करो।
तो स्नेहा इनके आंसर साथ में नहीं इवेल्युएट हुए? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, सारे ठीक हैं? चेक करने पड़ेंगे मुझे। स्नेहा, सर आप देख लो, वैसे तो मुझे ठीक ही लग रहे हैं। अच्छा फिर चलो टाइम निकाल के करता हूँ। कितने क्वेश्चन थे? 10? नहीं सर, 20 थे। तो ये तुम सबके सारे स्कूलों का कॉमन है या अलग ये अलग अलग बन रहा है? कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं उन सबका कॉमन है ये? नो सर, अलग अलग है, टीचर्स बना रहे हैं। अच्छा, टीचर्स बनाते हैं, ठीक है। तो क्लासेस ले रहे हैं सर तुम लोगों के ऑनलाइन? हाँ सर। मैथ हाँ ले रहे हैं सर। मैथ की भी स्टार्ट हो गई? क्या सर? मैथ्स की क्लास तुम लोगों की ऑनलाइन स्टार्ट हो गई? हाँ सर, लेकिन वो ना एक दिन छोड़ के एक दिन लेते हैं हम। अच्छा और वैसे ही समझाते हैं, पीडीएफ पर ही समझाते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं कुछ बच्चे तो मेरे को बता रहे थे कि कोई वो यूट्यूब का लिंक दे देते हैं किसी और टीचर का। हाँ सर, यूट्यूब का लिंक बाद में दे देते हैं, अभी स्टार्ट हुई है क्लासेस। अच्छा, पहले दिया करते थे, हाँ। ठीक। हाँ जी बच्चों, आया आंसर? कोई आंसर नहीं निकाल पाया अभी तक एक क्वेश्चन का? सर क्वेश्चन कौन सा? अरे 20th क्वेश्चन कहाँ हो भाई समर्थ? अब नींद जागी तेरी? अब बता, पूछ रहा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 मैंने बोला है, और 21। अब तक दोनों हो जाने चाहिए थे। हाँ जी सिद्धांत, आ गया आंसर? सर हो रहा है। हाँ कर, जल्दी करो, हाल लगता है सब नींद में हो। सदफ, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज 0.1। दोनों में पास ना करे 0.1। If the probability of passing the English examination is 0.75, what is the probability of passing the Hindi examination? चलो मैं समझाता हूँ, देखो मुझे लगता है समझ नहीं आया तुम लोगों को। इरेज कर रहा हूँ सारा, ध्यान से अलर्ट रहा करो सारे, पिटाई करूंगा नहीं तो। देखो क्वेश्चन कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी विल द probability that student will pass the final examination in both English and Hindi, दोनों इंग्लिश और हिंदी को मिला, दोनों को पास करने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। बोथ आ जाए तो इंटरसेक्शन, और एटलीस्ट आ जाए तो यूनियन, नीदर आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे कहता है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर, यानी ना तो वो इंग्लिश पास कर पाए, ऐसे भी नोट लगा सकते हो, एंड ना ही वो हिंदी पास कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। नीदर यानी नॉट, ना ही हिंदी एंड ना ही इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, अगर सिर्फ इंग्लिश एग्जामिनेशन पास करे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ये आया आपका 0.95।
ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, कह रहा दोनों को पास करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप आए प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इंटरसेक्शन H नॉट इज इक्वल टू 0.1। अब अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ इसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H होल नॉट, चाहे यहां कॉम्प्लीमेंट लगाओ एक ही बात है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H होल नॉट it is equal to 1 minus probability of E union H is 0.1. This implies 1 minus probability of E union H का formula, probability of E plus probability of H minus probability of E intersection H is 0.1। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर हमें फाइंड आउट करना, एक मिनट, what is the probability of passing the Hindi examination, ओनली हिंदी एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो ये अपने पास आ गया 1 माइनस पीई कितना है 0.95, पीएच आपको निकालना है, इंटरसेक्शन कितना है 0.5 इज इक्वल टू सर 0.75 है। किसका, ये 95 नहीं है, मेरे में 95 लिखा हुआ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग, अच्छा मैंने उल्टा ले लिया, सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन ले लिया, सॉरी बच्चों। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75, ठीक है 0.75 है, तो ये भी आपका हो गया 0.75। तो सॉल्व कर लेते हैं, 0.75 में से 0.5 गया, 1 माइनस 0.70 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इज इक्वल टू 0.1। 1 माइनस 0.70 कितना हो जाएगा 0.30 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इज इक्वल टू 0.1, माइनस हो जाएगा, सॉरी बच्चों अंदर के साइन चेंज हो गए, पीएच चला गया राइट पर, पॉजिटिव हो गया, और ये आ गया आपका 0.30 माइनस 0.1, आंसर इज 0.2। चेक करो आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन। सर आंसर आ रहा है 0.65। 0.65 आ रहा है सर आपने माइनस गलत करा है। रुक जाओ एक मिनट देख लेता हूँ, हाँ बिल्कुल गलत किया है, 0 पॉइंट डेसिमल का माइनस भी तो मैं एक इंटरनेशनल तरीके से कर दिया, 0.75 गया तो आ गया 0.25, है ना, ये आना चाहिए, और 1 माइनस 0.25 ये आ गया 0.75, ठीक है। अब हमारा 0.1 में से, अरे क्या कर रहा हूं मैं, 5 गया यहाँ पर, 25 ठीक है, पीएच हो गया 1 माइनस 0.25, 9 आउट ऑफ 2 ठीक है, 0.1 हाँ ठीक है। अब पीएच चला गया उधर, 0.75 माइनस 0.1 आ गया 0.6, ठीक है, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हटा दें, ठीक। संडे मिलते हैं अब 1 से 2, ओके बच्चों, एंड कर रहा हूं क्लास, और सारे क्वेश्चन कर लेना कंप्लीट।